चाहे और फिर वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। जैसे कि कार्नेगी के एक स्टूडेंट एडोल्फ सेल्स फिलाडेल्फिया के एक ऑटोमोबाइल शोरूम के सेल्स मैनेजर थे। एडोल्फ की सेल्स टीम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और निराशा से भरी हुई थी। वो अपनी सेल्स टीम को एनकरेज करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लेक्चर देने की बजाय सेल्स टीम की मीटिंग बुलाई और टीम से पूछा कि वो लोग उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने अपनी टीम के द्वारा बताए गए विचारों को एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा और अपनी टीम को विश्वास दिलाया कि वो उनकी सभी बातों को पूरा करेंगे जिसकी वो उनसे उम्मीद करते हैं। इसके बाद एडोल्फ ने अपनी सेल्स टीम से पूछा कि एक मैनेजर के तौर पर उन्हें अपनी टीम से क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस पर टीम ने पूरे जोश से अपने आइडिया शेयर किए और बताया कि एडोल्फ को अपनी टीम से ईमानदारी, वफादारी, टीम वर्क और इनिशिएटिव जैसी चीजों की उम्मीद करनी चाहिए। जब मीटिंग खत्म हुई तो सभी लोग जोश से भरे हुए थे। टीम मेंबर्स ने अपने लिए खुद ही एक्सपेक्टेशन को बनाया था और इसीलिए वो उन्हें पूरा करने के लिए एक्साइटेड थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद की मर्जी के आइडियाज पर काम कर रहे थे। एडोल्फ ने कार्नेगी को बाद में बताया कि उस मीटिंग के बाद कंपनी की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस बात से ये साबित होता है कि लोग उस आइडिया को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद सोचा है। जैसे कि यूजीन वेसन एक स्टूडियो के लिए स्केच बेचने का काम करते थे। ये स्टूडियो कपड़े बनाने वाली कंपनी के लिए डिजाइन तैयार करता था। वो 3 साल तक हर हफ्ते न्यूयॉर्क के एक लीडिंग स्टाइलिस्ट को बुलाते थे और अपने डिजाइन दिखाते थे। वो स्टाइलिस्ट हमेशा उनके डिजाइन देखता था लेकिन कभी भी कुछ भी खरीदता नहीं था। 150 बार फेल होने के बाद यूजीन ने एक नया तरीका अपनाया। वो 6 अधूरे स्केच लेकर स्टाइलिस्ट के ऑफिस पहुंचा। फिर यूजीन ने स्टाइलिस्ट से पूछा कि वो इन स्केचेस को किस तरीके से डिजाइन करे ताकि वो इन्हें यूज कर सके। इस पर स्टाइलिस्ट ने उन अधूरे स्केचेस की तरफ देखा और यूजीन को स्केच वहीं छोड़कर कुछ दिन बाद आने के लिए कहा। जब यूजीन 3 दिनों के बाद उस स्टाइलिस्ट के ऑफिस वापस गए तो देखा कि स्टाइलिस्ट ने डिजाइन के लिए कुछ सजेशंस लिखे थे। यूजीन ने उन आइडियाज के हिसाब से स्केच तैयार किए। जब स्केच बनकर तैयार हो गए तो स्टाइलिस्ट ने सभी 6 डिजाइन खरीद लिए। तो ये बात साबित करती है कि अगर आप दूसरों को अपने आइडियाज देने देंगे तो वो लोग आपके साथ इजीली कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि डॉक्टर एल ब्रुकलिन शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे। ये हॉस्पिटल हाई क्वालिटी की एक्सरे मशीन लाना चाहती थी। कौन सी मशीन ली जाएगी इसका फैसला डॉक्टर एल को ही करना था। इसलिए सभी मशीन कंपनी वाले उन्हें कांटेक्ट कर रहे थे। हर रोज कोई नया सेल्समैन आता और अपनी कंपनी की मशीन के फीचर्स बताता। इस कारण डॉक्टर एल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी कंपनी की मशीन बेस्ट है। इस दौरान एक सेल्समैन ने बड़े ही अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जिससे डॉक्टर एल उसके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हुए। उस सेल्समैन ने डॉक्टर एल को एक लेटर लिखा और बताया कि उनकी कंपनी एक नई एक्सरे मशीन बना रही है और मशीन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें डॉक्टर एल का एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। इस जेस्चर से डॉक्टर एल को बहुत इंपॉर्टेंट फील हुआ क्योंकि इससे पहले कभी किसी कंपनी ने उनकी प्रोफेशनल एडवाइस नहीं मांगी थी। उन्होंने उस सेल्समैन से अपॉइंटमेंट फिक्स की और उसकी कंपनी की मशीनों से काफी इंप्रेस हुए। डॉक्टर एल ने कंपनी को वो आइडियाज दिए जो उनके अकॉर्डिंग मशीन में होने चाहिए थे। इसके बाद फाइनली उन्होंने उस कंपनी से एक्सरे मशीन खरीदने का फैसला किया। डॉक्टर एल ये डिसीजन आसानी से इसलिए ले पाए क्योंकि उस कंपनी ने उनसे एडवाइस मांगकर उन्हें ये महसूस कराया था कि सारा डिसीजन अब उनकी एडवाइस पर डिपेंड करता है। इसलिए उन्होंने कंपनी के साथ कोऑपरेट किया। कहने का मतलब ये है कि लोग आपसे ज्यादा खुद में विश्वास करते हैं, इसलिए अपने आइडियाज उन पर थोपने की बजाय आपको उन्हें समझदारी से कुछ सुझाव देने चाहिए और फिर दूसरों को उसका रिजल्ट निकालने देना चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वो आइडिया आपका नहीं बल्कि उनका खुद का है और ऐसा करने से वो आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो टेक्निकली यहाँ इस चैप्टर में भी हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें इतना कुछ करने की, इतनी प्लानिंग करने की, किसको क्या बोले, कैसे समझाए, कोई क्या सोचेगा, जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उनके साथ बैठिए और उनकी बात को सुनिए। एक स्पेस दीजिए उन्हें कि वो खुद शेयरिंग करें, फिर चाहे आइडिया की बात हो, किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन की बात हो। वैसे बातें बहुत सारी है आगे। अगला चैप्टर है डू दिस एंड क्रिटिसिज्म कांट हर्ट यू। हाय हाय, ऐसा लगा कि किसी ने हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। आइए जानते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। हम में से ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। एक्चुअली मैं भी लेती हूँ। हम इसे पर्सनली ले लेते हैं और फिर इससे हमें दुख होता है। हमें ये महसूस होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लोगों को ना हमसे ज्यादा अपनी खुद की चिंता है। अगर आपका क्लोज फ्रेंड आपको किसी बात के लिए क्रिटिसाइज करता है तब भी आपको खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए या उस बारे में हद से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करने से रोक नहीं सकते। हमें क्रिटिसिज्म से डील करना आना चाहिए। क्रिटिसिज्म 2 तरह का होता है। पहला कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अच्छा क्रिटिसिज्म जो हमें अपनी स्किल्स को और बेहतर करने में मदद करता है। दूसरा है अनजस्ट क्रिटिसिज्म या बुरा क्रिटिसिज्म, यानी दूसरों के द्वारा की गई बुराई जो हम पर नेगेटिव असर डालता है। तो डेल कार्नेगी ने अपनी दोस्त एलेनर रूजवेल्ट से पूछा
कि वो बुरे क्रिटिसिज्म यानी कि अनजस्ट क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती है। इस पर एलेनर ने बताया कि वो बचपन में बहुत शर्मीली लड़की हुआ करती थी। वो हमेशा यही सोचकर परेशान रहती थी कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन एलेनर ने अपनी आंटी से इस बारे में एडवाइस मांगी। उनकी आंटी ने कहा कि अगर वो अपने काम को सही तरीके से कर रही है तो फिर उसे दूसरों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर ले, लोग तो हमेशा ही क्रिटिसाइज करेंगे। अनजस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि बुरे क्रिटिसिज्म को नजरअंदाज करना और खुद पर विश्वास रखना ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। तो ये वाली लाइन को आप थोड़ा एकदम बोल्ड शब्दों में इमेजिन कीजिए कि आपको भी यही करना है, खुद पर विश्वास रखना है और जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसी के साथ आगे मैथ्यू सी ब्रश अमेरिकन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी के प्रेसिडेंट थे और अपनी टर्म के शुरुआती दिनों के दौरान वो अपनी क्रिटिसिज्म को लेकर के बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे। वो सब लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि वो एकदम परफेक्ट है, इसलिए मैथ्यू सभी को खुश करने की कोशिश करते थे। अगर कोई एक भी इंसान उनसे नाराज हो जाता तो वो उसे खुश करने में लग जाते, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो किसी दूसरे को नाखुश कर देते और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा और कोई ना कोई हमेशा मैथ्यू से नाराज ही रहता। अब आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि वो क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकते, इसलिए उन्हें क्रिटिसिज्म से हर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैथ्यू ने अपने हर काम में बेस्ट देने पर फोकस किया और अनजस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि बुरे क्रिटिसिज्म से परेशान होना छोड़ दिया। दो बातें, खुद पर विश्वास रखिए और जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए। और फिर वो गाने की लाइन तो याद ही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए भाई वो तो चुप नहीं होने वाले हैं। आपको शांति चाहिए तो आप कीजिए ना। वैसे एक और एग्जांपल है, जेम्स टेलर नाम के रेडियो कमेंटेटर ने अनजस्ट क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए अलग अप्रोच अपनाई। वो खुद पर होने वाले अनफेयर कमेंट्स को अनदेखा करने की बजाय उस पर पब्लिकली हंसने लगे, बात करने लगे। एक दिन एक औरत ने डीम्स को एक लेटर लिखा। उसमें औरत ने डीम्स को झूठा, धोखेबाज और गधा कहा था। उन्होंने लेटर अपने अगले शो में अपनी ऑडियंस के सामने पढ़ा। क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने की बजाय उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। डीम्स ने इसे कभी अपनी चिंता की वजह नहीं बनने दिया। वो अपने लाखों लिसनर्स के सामने क्रिटिसिज्म पर हंसते थे। अनफेयर क्रिटिसिज्म को कॉन्फिडेंस और मजाक के साथ एक्सेप्ट करने की डीम्स की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर आपको पता है, इसमें ना बहुत हिम्मत चाहिए। तो शुरुआत में आप ऐसा ना भी कर पाए तो कोई टेंशन नहीं है। पहला तरीका, खुद पर विश्वास रखें और जो भी कर रहे हैं बेस्ट करें। उसके बाद थोड़ी हिम्मत आ जाए तो हम डीम्स वाली टेक्निक को यूज कर सकते हैं, यानी कि पब्लिकली उस पर हंस सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगली बात ऐसी है कि सिविल वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन को अपने क्रिटिक्स से बहुत खराब कमेंट्स मिलते थे। वो कभी भी उनका जवाब नहीं देते थे, वो उनके रिमार्क्स भी नहीं पढ़ते थे। लिंकन सिर्फ अपना बेस्ट करने पर फोकस करते थे। उनकी फिलॉसफी थी कि अगर आखिर में सब कुछ ठीक होता है तो उनके खिलाफ हो रहा क्रिटिसिज्म कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर सही इरादे के बाद भी चीजें गलत हो जाती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ना हमें मजबूत बनना चाहिए और दूसरों के बेकार के ओपिनियंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डेल कार्नेगी ने सालों पहले एडल्ट एजुकेशन क्लासेस शुरू की थी। उस क्लास में द सन मैगजीन की एक रिपोर्टर ने एक सेशन अटेंड किया था। इसके बाद उसने अपनी मैगजीन में कार्नेगी और उनके काम का मजाक उड़ाया था। तो कार्नेगी को ये क्रिटिसिज्म पर्सनल लगा, इंसल्ट लगी और उन्होंने मैगजीन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को बुलाया। कार्नेगी ने चेयरमैन से कहा कि वो मैगजीन में उनकी क्लास के फैक्ट्स के बेसिस पर आर्टिकल पब्लिश करने के लिए, ना कि उस रिपोर्टर के कठोर विचारों पर। हालांकि कार्नेगी को यह सोच करके बुरा लगा था कि उन्होंने उस रिपोर्टर के व्यूज पर किस तरह रिएक्ट किया था। उन्हें एहसास हुआ कि जिन्होंने ये मैगजीन खरीदी है उन सभी लोगों ने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा और जिन्होंने उसे पढ़ा भी होगा वो उसे एक मजाक समझकर कुछ हफ्तों में भूल भी गए होंगे। अनजस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि बुरे क्रिटिसिज्म से परेशान होना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन उस दौरान मिलने वाले कमेंट्स आपकी मेंटल हेल्थ पर असर जरूर डालते हैं। इस बात को याद रखिएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसका फर्क दिखाई देता है। आपको ऐसे कमेंट्स को नजरअंदाज करना सीखना होगा। बेकार की नेगेटिविटी से परेशान ना हो, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और ध्यान रखिए कि आपका इरादा नेक हो। तो ये हमने जाना कि भाई आप अपने आप को कैसे हर्ट ना करें। कहने का मतलब लोग आपको हर्ट नहीं कर सकते, ये पावर आप उन्हें मत दीजिए। अब अगला चैप्टर है